अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। हमारे साथ मौजूद है चौधरी गुलाम हुसैन साहब। आज असद उमर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ हैं। जो कोर कमेटी में फैसले हुए हैं उस हवाले से हम असद साहब से बात भी करेंगे। पहले जो आगाज़ करेंगे वो तहरीक इंसाफ की जो लॉन्ग मार्च 2 है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो डेडलाइन है वो करीब आने को है। 6 दिनों के बाद खान साहब ने कहा था कि अब मैं तारीख दूंगा कि अगली मर्तबा हमने इस्लामाबाद कब आना है। क्या इस बात पे मुकम्मल इत्तफाक है पार्टी के अंदर कि लॉन्ग मार्च करना है? अगर करना है तो किन तारीखों के ऊपर गौर हो रहा है? और ये जो पिछला लॉन्ग मार्च है इसके बारे में जो कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, तो किस किस्म की तैयारी नहीं थी? ये खान साहब जो यहाँ से उठे हैं, क्या वो किसी बातचीत के नतीजे में उठे हैं? बंदे नहीं थे या तैयारी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से आगे से रिस्पॉन्स आया? ये सारे सवालात होंगे। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा जी कि इसलिए खान साहब उठ के गए हैं कि तैयारी नहीं थी, बंदे नहीं थे, इसलिए वो फरार हो गए। इमरान खान ने अपने लोगों को धरने का बताया, लेकिन जब धरने का वक्त आया ये सुबह सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गया। धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनी गाला वापस चला गया। इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। जी, तो असद उमर साहब आपसे आगाज करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक खबर चली है जराए से कि आप लोगों की कोर कमेटी के अंदर कुछ असूली फैसले हुए हैं और ये तय हो रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों के अंदर वापस आने के बारे में गौर कर रही है संजीदगी से। ये कौमी असेंबली की बात है। क्या ऐसे फैसले के करीब है आपकी क़यादत? नहीं, ऐसी कोर कमेटी के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने वही जवाब दिया जो वो पिछले 1 महीने से हम सब बोल रहे हैं कि पहले हुकूमत ये फैसला करे कि वो इंतखाबात करने के लिए तैयार है। बाकी उसके बाद सारी तफसील है वो फिर मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो सकती है, उसकी तफसील की जा सकती है। शहबाज शरीफ ने भी अपनी असेंबली की स्पीच के अंदर यही कहा था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि अगर फैसला कर ले कि इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं तो फिर बातचीत हो सकती है, और उसके बाद जो बाकी तमाम तफसील है वो उसके बाद वो बातचीत के जरिए हल हो सकती है। लेकिन क्या कोर कमेटी में ऐसा कोई फैसला हुआ कि हम असेंबली में वापस चले जाए? नहीं, ऐसी कोई चीज। अच्छा, फैसला नहीं हुआ तो डिस्कशन तो आप कह रहे हैं ना कहीं ये बात हो रही है कि असेंबली में वापस जाने का ऑप्शन भी खुला रखना चाहिए, क्योंकि जो कमेटी बनाई है शहबाज साहब ने वो कहते हैं जो कोई बातचीत होगी तो वो पार्लियामेंट की फोरम से ही होगी। तो ये ऑप्शन खुला हुआ है या ये मुकम्मल तौर पर बंद है? नहीं, वो जो कमेटी बनी थी, आप शायद उस कमेटी की बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे थे और सुप्रीम कोर्ट को नाम दिए गए थे। तो उसमें अगर आप देखें जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है, वो तहरीक इंसाफ की कमेटी के अंदर बाबर अवान साहब हैं, उसके अंदर अली अवान थे और फैसल चौधरी हैं जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो वो तो कमेटी बनी थी बिल्कुल एक महदूद चीज के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि तहरीक इंसाफ को एक आईनी कानूनी हक हासिल है ये मार्च भी करने का, और अगर वहां पर धरना भी देना चाहते हैं जहां पर पहले से इजाजत दी हुई हो सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो उसकी इजाजत, उसके तमाम तफसील। लेकिन वो मैंने देखी, उन्होंने जो मुझे तो उस वक्त नहीं पता था, हम तो उस वक्त थे लॉन्ग मार्च के अंदर, मैं कंटेनर में था और कुछ हमारे फोन के साथ भी इन्होंने किया हुआ था मुझे लगता है। तो हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। बाद में मैंने देखे, जब नाम देखे मैंने इनके पीडीएम की जो उसमें फहरिस्त है, वो तो उनकी बड़ी टॉप रैंकिंग लीडरशिप है, तो शायद उनके दिमाग में उस कमेटी का कुछ डिफरेंट मकसद है। अच्छा, तो यानी कि अभी वो असेंबली के अंदर वापस जाने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ हतमी, या इलेक्शन के बारे में अगर हुकूमत दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 2023 तक हैं। ये तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया असद साहब। शायद 4 दिनों में कुछ और कहीं से बात हो तो वो डेट अनाउंस के बारे में बात करें, लेकिन अभी उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि 2023 है। वो उनकी बहुत सारी पोजीशंस, बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वक्त पोजीशंस लेते रहे, और ये पोजीशन भी उनकी तरफ से आई है, ये पोजीशन भी आई है, बड़े टॉप रैंकिंग लीडर्स की तरफ से उनकी पोजीशन आई। मरियम नवाज ने कहा इलेक्शन हो जाने चाहिए, इसाक डार ने कहा इलेक्शन हो जाने चाहिए, और लोगों की तरफ से आई ये प्रपोजल। तो जो वो तो हतमी जो पोजीशन होगी उसका टेस्ट तो वही होगा कि वो अगर ऐलान करके ये मीटिंग करने को तैयार है कि हाँ जी इलेक्शन की डेट के ऊपर बात करते हैं, तो इलेक्शन की डेट के ऊपर फिर बात होगी, तो फिर पता चलेगा संजीदगी है या नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा हुआ है और किस किस्म के फैसलों की जरूरत है। बट इस वक्त ये जो आप बात करें ना कि असेंबली में वापस आने की, ये
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में नहीं बात हो रही, हमें कोई बराह रास्त वहां से भी कोई मुतालबा नहीं आया है, क्योंकि बातचीत ही कोई नहीं है, लेकिन सुनते रहते हैं कि उनकी ख्वाहिश ये है कि बातचीत जो की जाए वो असेंबली के अंदर वापस आगे की जाए। ये उनकी ख्वाहिश हमारे तक, वो भी इनडायरेक्टली या बिला वास्ता हम तक पहुंच रही है ये बात। जी चौधरी साहब, आपका सवाल है। असद उमर साहब, अब ये एक खामखा इसको रंग दिया जा रहा है कि जी पंजाब नहीं निकला और फलां हो गया और बंदे नहीं निकले, और ये खुदा के बंदो 35,000 शेल जो फायर किए गए हैं, अगर वहाँ बंदे नहीं थे वो झाड़ियों पर फेंके जा रहे थे, और इनकी तो ख्वाहिश और कोशिश थी कि पीटीआई और फौज के दरमियान तसादम हो जाए, और पीटीआई की क़यादत ने और पार्टी ने और इमरान खान ने जो फैसला किया कि हम इनको एक मौका देते हैं कि इलेक्शन की डेट दे दें, तो उससे पीछे हट गए। अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अगले लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी तैयार है या आपको अभी 15-20 दिन महीना चाहिए होगा? अच्छा जी, मैं पहली वाली चीज के ऊपर कमेंट करूं, जो मरियम भी अपनी तकरीरों के अंदर बोल रही थी, इनका तो दावा यह था कि इमरान खान इस्लामाबाद पहुंच नहीं सकता। इनका तो दावा यह था कि 20 बंदा नहीं निकलेगा। आपको अगर तस्वीरें मुझे पहले ख्याल आता तो मैं आपको पहले भेज देता कि आप दिखा दें अपने प्रोग्राम के अंदर। तकरीबन 11:30 बजे की ऊपर से तस्वीर है, जो काफिला इमरान खान साहब के साथ कंटेनर के साथ जो आ रहा था, अटक से उस वक्त हम गुजर रहे थे। आप उसके जरा साइज देख लें, वो जहां तक कैमरा जाता है वो उस काफिला है, और उस दिन कोई नॉर्मल ट्रैफिक नहीं चल रही थी। उस दिन सिर्फ जो है जाहिर है वो लोग निकले हुए तो यहां आ रहे थे। फिर आप तकरीबन 10:30 बजे का शॉट है ड्रोन कैमरा से डी चौक इस्लामाबाद का, जहां इमरान खान नहीं थे, अभी वहां लीडरशिप नहीं पहुंची थी। और ऊपर से आप वो शॉट देख लें जिससे पहले ये दोबारा इन्होंने जो शेलिंग शुरू की है उससे पहले का, तो वहां पे अवाम की तादाद तो इतनी ज्यादा थी। और आखिरी चीज जो मैं अवाम की कहना चाहता हूं, जो इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की, तो जब हम इस्लामाबाद उस तरफ से एंटर होते ना जी, वो मेरा हल्का NH 54 है, और रात को हम कोई आधी रात के करीब 12 बजे के करीब वहां पे पहुंचे थे। सुबह 6 बजे हम अपने मेरे हल्के से बाहर निकले, और इस 6 घंटे के अंदर कोई मुकाम ऐसा नहीं था जहां पूरी सड़क के साथ पूरे पूरे खानदान, औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान न खड़े हो। तो पब्लिक तो ऐसी निकली थी कि शायद पाकिस्तान की तारीख में मुश्किल हो। और किस दिन निकली थी चौधरी साहब, जो आप बात कर रहे थे, किसी सियासी मुबस्सिर से मुझे बता दें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर हुकूमत ने तशद्दुद किया हो जितना उस दिन हुआ है, जितने शेल इस्तेमाल किए गए, लाठी चार्ज, हजारों बंदों की हिरासतें, ये उसके बावजूद मनाजिर थे। जहां तक आगे की तैयारी है जी, जब भी इमरान खान साहब फैसला करेंगे, और मेरे ख्याल में अगले 1 या 2 दिन के अंदर वो फैसला अनाउंस कर देंगे कि कौन सी तारीख देना चाहते हैं। अच्छा। और उन्होंने ये बता दी थी एक अहम बात कि ये तारीख वो मार्च उस वक्त करना चाहते हैं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल वाज़ेह हिदायत आ जाए, और जो गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो ये ना इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का आपस में तसादुम हो। सो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी आगे से जो इस हवाले से वो एक सेट करेंगे, उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आएगी उसके बाद आप लोग जो है वो इस्लामाबाद आने के बारे में डेट देंगे। जो तैयारी की बात है तो उसमें तो असद साहब आपके इर्द गिर्द खुद भी लोग इस बात के बारे में कह रहे हैं कि उस वक्त तैयारी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, वो भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी। जरा सुन लें। लोग इतने थे नहीं, उस वजह से इमरान खान साहब नहीं बैठे और उन्होंने धरना नहीं दिया, वापस चले गए। ये बात गलत है। तैयारी इतने सारे लोगों के ना सोने की थी ना खाने की थी, और दूसरे दिन भी लोग बेचारे दरख्तों के नीचे सोए हुए थे। जी असद साहब, मैं आपको बता देता हूँ जी, बिल्कुल शेख साहब को पता नहीं है तफसील का, शायद इसलिए वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो जिस जगह के लिए हमने इजाजत मांगी थी, जो वो जगह है, मैं कौम को दोबारा याद दिला दूं, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 दफा नहीं 2 दफा पीडीएम को धरना देने की इजाजत दे चुकी थी। धरने की, सिर्फ जलसे की नहीं, धरने की इजाजत दे चुकी थी, जो इन्होंने मुस्तरद कर दी। और गैर कानूनी तौर पर उसके बाद इन्होंने ये सारी जो जुल्म तशद्दुद किया निहत्ते अवाम के ऊपर, उस जगह के लिए कैंपों का इंतजाम, लोगों के सोने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। और लोगों ने रात को जो है टॉयलेट्स पूरे बनने का इंतजाम हो चुका था, सारा कुछ हो चुका था।
लेकिन जिस वक्त उन्होंने क्रैकडाउन किया है, जिस वक्त उन्होंने टीयर गैस चैलेंज शुरू की, मारना शुरू किया, तो वहां पे कौन जाके वेंडर जो है उसने जाके कैंप लगाने, उधर ऊपर से टीयर गैस शेलिंग हो रही है। तो ये उसकी वजह बनी थी, वरना तो सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल थे, बल्कि हमारा खर्चा भी हो गया, क्योंकि पहले हमें एडवांस पेमेंट करनी पड़ गई थी, हमने एडवांस पेमेंट की हुई थी, वो हमें जाया हो गया हमारा पैसा। तो पूरी तैयारी थी। जो खान साहब जिस तैयारी की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमें बिल्कुल आईन वाज़ेह है कि पाकिस्तान के शहरी के पास ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से निकले और वो एहतजाज कर सके। तो हुकूमत ने जो आइन को जिस तरीके से तोड़ा, कानून को जिस तरीके से तोड़ा, वो उसको कहते हैं कि आखिरी मिनट के ऊपर उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। तैयारी की बात तो अभी पीएमएलएन भी करती है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब तो इस दफा जो कुछ कमी रह गई वो अगली दफा वो पूरी कर देंगे। वो कहते हैं कि जो कुछ तरीके से आप इस्लामाबाद रस्तों से पहुंच पाए थे, अब वो अगली दफा आपको उन रस्तों पे भी नहीं आने देंगे। वो क्या कहे, जरा सुन लीजिए। और अब भी जब ये आएंगे तो पहले से ज्यादा मौसर कुव्वत के साथ और हिकमत अमली के साथ इसको जो है वो रोकेंगे। हम इनकी जो मीटिंग्स होती हैं और उसमें जब ये तैयारियां कर रहे थे तो हमें उनकी पूरी खबर थी। जी चौई साहब, आपका भी सवाल है? जी मेरे दो सवाल है। एक तो ये माफ करना, ये राणा साहब की जो बढ़के है ना, इस पर ना आप जाए। जब इन्होंने कहा कि इमरान खान और इनके बंदे इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगे और इन्होंने बड़े बड़े लोगों को एश्योरेंस दी वहां, और हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, तो ये तो डूब मरने का मुकाम है। लाखों बंदे तो वहां फिर रहे थे। एक नंबर दो, अमर साहब, मैं समझता हूं कि जितना प्रेशर आपने डालना था फॉर अर्लियर इलेक्शंस के मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए और लोग जिसको मर्जी मैंडेट दे, वो आप कर चुके हैं। लेकिन आपके ख्याल में वो उठ गए हैं जरा। बैठे हुए हैं चौधरी साहब, वो सुन रहे हैं आपका सवाल जी। अच्छा, वो हमारा ख्याल है कि इन्होंने जितना प्रेशर डालना था डाल दिया और इलेक्शन इज ए मस्ट और जल्दी होंगे। लेकिन असद उमर साहब, आपका क्या ख्याल है कि सिचुएशन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके जाने के लिए आपको और कौन कौन सी ऑप्शन, असम्बलियों से, तमाम असम्बलियों से जाना होगा, हुकूमतें छोड़नी पड़ेगी, या फिर लॉन्ग मार्च करके अपने मुतालबात के तस्लीम होने तक बैठना पड़ेगा? जी ये हम कहते हैं कि असद साहब से दोबारा हमारा राब्ता हो जाए, लेकिन बहरहाल इस वक्त और बहुत सारे जो सवालात जो उठ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी के हवाले से, कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बंदे जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनकी पंजाब की क़यादत खास तौर पर निकाल कर लेके आएगी, वो उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे हैं। शफकत महमूद साहब के हवाले से, मैं तो यहाँ सर खान साहब ने तो सर चेंज कर दिया ना। आपने मजहर अब्बास साहब से भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट टेल, आपका ये नहीं कह सकते। चौई साहब, ये मैं नहीं कह रही सर, वो खुद उनकी पार्टी के अंदर खान साहब नाराज हुए हैं। शफकत महमूद साहब को भी कोर कमेटी के अंदर बरहम हुए खान साहब काफी लीडरों के ऊपर कि भाई आपको पता होगा, हमें नहीं पता। अच्छा, आपकी खबर ये नहीं कह रही भाई? उन्होंने, मैंने देखा खान साहब को 4-5 घंटे उधर, असद उमर साहब इसी सारी क़यादत थी। मुझे उनका जो, यानी पहले वो बड़े गुस्से में थे जब हुकूमत गई है और पहले काफी एजिटेटेड थे, और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल द डे आई स्पेंट इन पिशावर। यानी सारे उधर ही से असद उमर भी, हमें तो उन्हें कोई परेशानी या कोई नाकामी या कस्तकुर्दी का एहसास। तो पंजाब की जो तंजीमी ढांचे से चौधरी साहब, वो आपको आवाज आ रही है? जी असद साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो चौधरी साहब कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। कंटेनर के अंदर भी जितने हम थोड़े से लोग बैठे हुए थे, तो हम सबको ये खास तौर पे नजर आ रहा था कि खान साहब जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंट और रिलैक्स बैठे हुए थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब जो बात करें ना आप, वही वो पंजाब से बंदे नहीं निकले। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आप बताएं कि हर शहर के अंदर सारी सड़कें कंटेनर से बंद, हजारों बंदे पंजाब से हमारे अरेस्ट हुए जो हिरासत में चले गए। अगर निकला कोई नहीं था तो ये पकड़ के किसको लेके चले गए? ये सारे शेल की तरह उन्होंने जाया कर दिए हैं। ये तो करप्शन का केस बनना चाहिए। ये बिल्कुल अलग बात है जी। मैं सिर्फ जो सबसे अहम चीज है हमारी, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें, हम खड़े कहाँ पे हैं इस वक्त, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप ताकत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, चला नहीं सकते। वो बंद भी नहीं पूरी तरीके से कर सके राना सनाउल्लाह, वो एक अलग बात है, लेकिन आप बंद कर सकते हैं, आप चला नहीं सकते।
हम मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। इस वक्त जिसको होता है ना एक ताकत का नशा नजर आ रहा होता है, ये बहुत बड़ी संगीन गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आसान तरीन इलाज है इसका, साथ बैठ के तारीख तय करनी है और इसको पाकिस्तान को इस जो सियासी दलदल जिसके अंदर हमने डाल दिया इधर से निकालना है, वरना पाकिस्तान की खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा खराबी हो सकती है जिस तरफ हालात जा रहे हैं। तो सियासतदान क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं असद साहब इस वक्त, या बीच में कोई और भी फिर स्टेक होल्डर्स है? क्योंकि ये बात हुकूमत भी कहती है कि अगर हम आने भी दें इस्लामाबाद में तो फिर गारंटीज कहां से आएंगी? कोई गारंटर भी इन्वॉल्व है इस वक्त, या आप खुद ही आपस में सियासतदान खुद ही मामला तय कर रहे हैं? अच्छा, मेरी तो इस पे हमेशा बिल्कुल वाज़ेह दो टोक राय रहती है और वो ये है कि ये काम सियासतदानों के करने के हैं, किसी और के करने के नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा वहां पर कि ठीक है हम बातचीत करने को तैयार हैं। वापसी में इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ठीक है अगर इलेक्शन की तारीख की बात करने को तैयार हैं तो बैठ सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। तो अब अगर आप वाकई में अगर आपने सुल्तान राय की बड़कों के ऊपर जाना है तो और बात है, लेकिन अगर आप हिकमत के साथ मुल्क के मामलात को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां मुल्क की बेहतरी हो और जो एक इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो रही है उसको रोका जाए, तो फिर बड़े फैसले करने होंगे जिस तरह इमरान खान ने उस दिन किया। सारी तनकीद आई ना, वो एक बात मरियम ने ठीक की कि लोगों के अंदर, पीटीआई के सपोर्टर के अंदर, वर्कर के अंदर इस बात के ऊपर जरूर डिसअपॉइंटमेंट थी कि खान साहब इधर पहुंच गए थे, हजारों की तादाद में बंदा पहुंच गया था, तो हम वहां पे फिर खड़े होके फिर आगे लड़े क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने कहा कि ये कौम भी मेरी है, ये पुलिस भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है, मैं नहीं तसादुम चाहता इनके अंदर। इसी तरीके से बड़े फैसलों की जरूरत है, वरना हालात जो है वो तेजी से एक संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। जी चौधरी साहब, सवाल है आपका? नहीं, सवाल तो उन्होंने जवाब दिया नहीं कि अगली स्ट्रेटजी इनकी क्या है। सर, अगली स्ट्रेटजी जो हमारी है अभी, तो जैसे हमने कहा कि खान साहब ने अगला जो फैसला किया है इमरान खान साहब ने, वो है मोबिलाइजेशन का, पब्लिक मोबिलाइजेशन का। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्लियर डायरेक्शन लेनी है और उसके बाद जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर डायरेक्शन है और उसको हुकूमत वायलेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई पुलिस या कोई बंदूकें नहीं होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर जाहिर है ये एक्सपेक्टेशन होगी कि तमाम रियासती इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर और इंशाल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल आएगी सुप्रीम कोर्ट की, और आइन वाज़ेह है, कानून वाज़ेह है, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान किस दिन किधर खड़ा हुआ है। यही तो खौफ था जिसकी वजह से ये हरकतें की हैं, जो कम से कम पिछले 30 साल में तो पाकिस्तान ने नहीं देखी थी, जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है, नियती औरतों के साथ जिस तरह किया गया है। तो वो वाज़ेह आपको हो जाएगा पाकिस्तान किधर खड़ा है। लेकिन फिर मैं वो कहूंगा आखिरकार सियासतदानों को बड़े फैसले करने होंगे अगर इस सियासी दलदल से आपने निकालना है। तो असद साहब, आपको कहीं से इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन की डेट देने के बारे में बात कर, वो तो कह रहे हैं हम किसी दबाव के तहत तो नहीं करेंगे, वो तो बड़े साफ उन्होंने इस पे पोजीशन डेट दे दी थी 19 जून की। वो जो है मैं फिर वही बोलूंगा ना कि ये जो बात भड़क लगाना ना बड़ा आसान काम है, और भड़के लगा के आप और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करके, गैर कानूनी इस्तेमाल करके शायद आप पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब हो जाएं। आप पाकिस्तान चला नहीं सकते ऐसे। मेरे ख्याल में आप किसी मुबस्सिर से, सियासी मुबस्सिर से अगर पूछ लेना कि पिछले 3 महीने में मुस्लिम लीग नून की सियासत के साथ हुआ क्या, वो तो खुद भी कहते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसे कोने में ला के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कॉर्नर कर दिया है। वो पब्लिकली तो नहीं कहेंगे ये बात, लेकिन उनको अंदाजा है कि कितना स्टॉक उनका गिरा है, वो बोलते भी हैं ये बात। जो आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से असद साहब बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब ये मामला उस तरफ बढ़ रहा है तो उस हवाले से कुछ जो सवाल उठा रही है PMLN, वो कुछ ऐसे कि मरियम साहिबा समझती हैं कि आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रास्ता बनाए और आप 20 लाख बंदे जो आप लोग क्लेम करते हैं वो इस्लामाबाद लेके आए। क्या कह रही मरियम बीबी, जरा सुनिए। और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को जो इसने आवाजें देनी शुरू की हैं, उसकी मिन्नतें करनी शुरू की हैं, उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर ये मान भी जाए कि भाई इस्लामाबाद आने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे आएगी, तो फिर ये गारंटीज कौन देगा कि ये जो डील करके आएंगे, जो बातचीत करके आएंगे, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो फिर अदालत लेगी? इसकी गारंटी क्या होगी? यानी कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट का। बिस्मिल्लाह सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी ले ले। तो फिर आपने हमें अपनी अदालत उज़्मा के ऊपर जो है वो पूरा एतमाद है। अदालत उज़्मा इस बात की
जो है वो गारंटी ले लें इनसे कि ये बिहेव करेंगे और उनके फैसलों के ऊपर जो है वो अमल करेंगे, तो हमें फिर कोई एतराज़ नहीं है। फिर उसके नतीजे में अगर कोई वायलेंस होती है तो वायलेंस की फिर जिम्मेदारी वायलेंस करने वालों पे होगी या गारंटी देने वालों पे होगी। आज खान साहब ने एक और तकरीर की और कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से रूलिंग दे, अगर रूलिंग वहां पे नहीं ये मामला तय होता तो कोई प्लान बी भी है। आज पहली दफा प्लान बी की तरफ हिंट किया। मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं कि हमें रूलिंग दें, हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है, अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता फिर मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, और वो स्ट्रैटेजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। तो वो जो प्लान बी है असद साहब, फिर ये क्या ये स्ट्रीट मूवमेंट या स्ट्रीट एजिटेशन वाला प्लान बी है, या इसका रास्ता पार्लियामेंट से गुजरता है, या इसका रास्ता फिर दोबारा किसी अदालती फोरम से गुजरेगा? प्लान बी तो बाय डेफिनेशन जो है वो पहले से नहीं बताया जाता। तो प्लान बी, और पिछली दफा भी मैं आपको बताऊं प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, और इसीलिए जिस वक्त प्लान ए यानी कि हमारा आईनी हक हमें दिया जाएगा, जब वो रास्ता आखिरी वक्त जाके बंद किया गया तो उसके बाद हमने एक प्लान बी के ऊपर मूव किए, कंटेनर किधर से आना है, टाइमिंग क्या होगी, वो सारा फिर चेंज किया, और पहले से प्लानिंग हुई भी थी, और इसीलिए हम यहाँ आने में कामयाब हुए इस्लामाबाद। जो 2017 के अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद लॉकडाउन में नहीं पहुंच सके थे। इस दफा आपने देखा कि पंजाब के बड़े शहरों के अंदर लोग निकले, पुलिस के साथ मुकाबले हुए। खैबर पख्तूनख्वा से 3 मुख्तलिफ तरफ से, आपके डीआई खान हकला वाली साइड के ऊपर से, हजारा एक्सप्रेसवे के ऊपर से, और मेन मोटरवे से 3 जगहों से काफिले जो हैं वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुए। तो वो कुछ प्लानिंग की भी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब हो रहा था। लेकिन आगे की जो बात कर रहे हैं राना सनोला, जो कह रहे हैं कि गारंटी कौन देगा, तो 2 बातें मैं उसमें कहूंगा कि पहली बात तो पीडीएम को जब हमने अलाउ कर दिया था, यहाँ पे इजाजत दी थी यहाँ पे आने की, तो किसने गारंटी दी थी? उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था। सेनेटर कामरान खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमिट करें कि जो हमारी गाइडलाइन है आप उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, और उसकी बुनियाद पे इजाजत दे दी गई थी। तो ये नया काम नहीं है। दूसरी बात ये कि तहरीके इंसाफ ने ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कराए हुए हैं, ना क्वेटा बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर निकालने के काम किए हुए हैं, ना तैयारा अगवा करके आर्मी चीफ का उसको हटाने की कोशिश की हुई है। तहरीके इंसाफ हमेशा कानून का एहतराम करती है, और जो वायलेंस का जिम्मेदार है बिल्कुल वायलेंस का जिम्मेदार है, और वायलेंस का जिम्मेदार जो अभी वायलेंस हुआ है 25 तारीख का, वो मुकम्मल तौर पे राना सनौला और हुकूमत है। चौधरी साहब आपका सवाल है? जी, मैं ये असद उमर साहब से पूछ रहा हूँ कि आज वज़ीर आला KP ज़िला महमूद खान ने ऐलान किया है कि अगर तो मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें इजाज़त दी जाए पुरअमन एहतजाज की। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ और इजाज़त ना दी तो फिर हमने बदला लेना है, और हमें इमरान खान अगर इजाज़त देंगे तो हम फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और हमजा जो है जिस बंद गली में जमहूरियत को धकेल रहे हैं, इसका इनको शायद अंदाज़ा नहीं है। असद उमर साहब, आप इनके हाथों में खेलने जा रहे हैं। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ जी कि ये जिस संगीन सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं, उसका शायद पूरी तरीके से कौम को भी अंदाजा नहीं हो रहा है। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान के साथ क्या करने की कोशिश किए जा रहे हैं, कि 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं पाकिस्तान को। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर को किस कानून के तहत आपने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत आने से रोका? कौन सा कानून आपको इस बात की इजाजत देता है? ये तो बिल्कुल पाकिस्तान को तकसीम करने वाली बातें कर रहे हैं। खुदा का को खौफ करो, किधर जा रहे हैं। मैं फिर वही कहूंगा जी, सुल्तान राय की तरह बड़के लगा आसान है, लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुल्क एक इंतहाई संगीन सूरत हाल से बचे, तो वक्त है बड़े फैसलों का। मैं बार बार यही बात करता रहूंगा। असद साहब, अभी इमरान खान, हाँ जी चौधरी साहब कर ले सवाल। आपने कराची का जो बहुत कम तवक्को थी, वहाँ जिस तरह लोगों ने यानी उस रात इज्तिमा किया और बराह रास्त उन पर गोलियां बरसाई गई, उसके मैं समझता हूँ आफरीन है कराची के लोगों पर। आपने उनको उस तरह कोई खराज तहसीन पेश नहीं किया।
सर ये आपने बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये बात उठाई। जिस तरीके से उस दिन कराची वाले, और वो वीडियो आप तो मेरे ख्याल में सब देख चुके हैं कि किस तरीके से कायदे आजम के मज़ार के अहाते के अंदर डायरेक्ट पुलिस जो है वो फायरिंग कर रही थी, उसके बावजूद जिस दिलेरी और बहादुरी के साथ कराची वाले खड़े हुए, ये वाकई में आफरीन कहना चाहिए। और साबित किया कराची वालों ने कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की हकीकी खुद मुख्तारी के लिए कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान में किसी हिस्से से पीछे नहीं है। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक लेनी है, जब हम वापस आएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या असेंबलियां तहलील होंगी, हुकूमत के तेवर क्या कहते हैं, साथ साथ जो कानून साजी धड़ाधड़ हुकूमत की जा रही है इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला सियासी दारोमदार है वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट की जो भी एक क्लैरिफिकेशन आएगी या जो भी तशरीह आएगी उसके हवाले से है। बहरहाल वो पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी पहला यही कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग देगी, अदरवाइज एक प्लान बी भी है। महमूद खान साहब ने तो आगे बढ़ के और एक बात की, उन्होंने कहा कि वो भी अब एक सुप्रीम के अंदर दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किस तरीके से रोका जा सकता है। इसको पहले हम सुनवा देते हैं, फिर चॉइस साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी कि भाई ये जो बोझ तकरीरों का जो बार बार सुप्रीम कोर्ट पे डाला जा रहा है एक तरीके से, तो ये इदारों को फिर खींच के खुद ही सियासी मामलात में सियासतदान ले आते हैं बार बार। बार महमूद खान साहब ने कहा क्या, जरा सुने। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है, तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। किसी भी सूरत में इसको नहीं बख्शूंगा। मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ मैं केस फाइल करूंगा। पता नहीं कि वो राना है कि शाना है कि क्या चीज है, इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरामन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे उनको, किसी भी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। जो तकरीरों का बोझ है उधर से मरियम बीबी भी चॉइस साहब कहती हैं कि ये अदालतें जो हैं इनको रास्ता ना दें, इनके लिए वो कहती है, बड़े अदब से कहती हूं कि इनकी तकरीरों के दबाव में मत आए। तो फिर ये तो बहुत ज्यादा दारों के ऊपर दारोमदार है। क्या सियासी तौर पे अपने मामलात खुद तय करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई? नहीं, पहले तो आप ये नहीं, कोई दबाव नहीं डाल रहा अदारों पर। आपको मैं उस दिन ले चलता हूँ जिस दिन 3 रुकनी, बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और एक मेरा ख्याल काका खेल या जो भी, तो वो देखे जरा लिस्ट में एक 4 जज थे, कितने जज थे। उन्होंने फैसला दिया कि यानी मुजाहिरीन पर यानी तशद्दुद ना किया जाए, तमाम लोगों को छोड़ दिया जाए और इनको फलां जगह जो दी जाए और वहाँ ये प्रोटेस्ट करें। अच्छा, उसके बाद ये फैसला हुआ, शाम को ऐलान हो गया और इनका अटॉर्नी जनरल और इनके लोग वहाँ मौजूद थे, एडवोकेट जनरल सारे, जिस वक्त उनको फैसला सुना दिया गया। और ये इमरान खान जो थे, हाँ, उनको मना कर दिया कि डी चौक में ना जाए, जो आपको जगह दी गई है वहाँ जाए। अब ये इस फैसले के बावजूद लोगों की पकड़ दकड़, वही रुकावटें, वही टीयर गैस, वही लाठीचार्ज, वही फायरिंग, ये सारा जारी रहा। तो 8 बजे के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया कि आया आपने ऑर्डर्स जो है वो नहीं दिए। तो उन्होंने कहा ऑर्डर तो दे दिए हैं। मैंने कहा वो उनको तहरीरी क्या मतलब, जब उनकी सारी हुकूमत वहाँ मौजूद थी, उनको बराह रास्त ऑर्डर दिए हैं, तो उसके बाद उनको कौन सा तहरीरी। लेकिन इन्हें वाइल हम तहरीरी ऑर्डर भी भेज देते हैं, तहरीरी ऑर्डर भेज दिए गए और उसके बावजूद इन्होंने निहत्ते लोगों पर फायरिंग भी की। शेल जो है 35,000 शेल वहाँ से उठाए गए और जो वह वहाँ वो सबके सामने है। और बाद लोग बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिंडी डिवीजन से और इर्द गिर्द से इतना बंदा उनका निकला है, उन्होंने रुकावटें तोड़ी हैं। ये आपको यानी बाद लोगों को पता नहीं कौन पढ़ाता है। मैंने पीटीआई की क़यादत को इतना मुतमिन कभी देखा ही नहीं जितना मैं अभी पेशावर में। और खान साहब ने कहा मैं सिर्फ एक वजह से
कि हम फौज से तसादम नहीं चाहते कि फौज लोगों पर गोलियां बरसाए खुदा न खास्ता और लोग आगे से रिटेलिएट करें। इस सिचुएशन को तो आपकी तो मुलाकात भी हुई है ना चौधरी साहब, खान साहब से भी मुलाकात भी हुई है, तो मैं उसी का हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो अभी खान साहब क्या पेशावर कुछ अरसे और क्याम करेंगे या वापस इस्लामाबाद आने का इरादा रखते हैं? नहीं, वो आना तो उन्होंने इस्लामाबाद, कोई अपना घर है उनका इस्लामाबाद में, वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि जब आप उनकी मूवमेंट का दूसरा हिस्सा शुरू हो, पहले भी उस रात जब इन्होंने, आपको याद होगा जब ये लाहौर मुल्तान से जाना था इन्होंने वापस, तो उधर पुलिस ने जाके बनी गाला का घेरा तंग करना शुरू कर दिया था कि इनको आए तो उधर नजरबंद कर दे। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो पेशावर में काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि चारसंदा में कल उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किया है, तो वहां तादाद जरा देख ले। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि पीटीआई एक नई और एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर आई है और इससे उनकी ज्यादा कई गुना ताकत पंजाब में है। हुकूमत के क्या तेवर हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो है, हुकूमत के तेवर है उनका है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने अगले साल तक, हमने तो तमाम मुकदमे आपने खत्म करानी है, सजाएं खत्म करानी है, और वहां से लूटमार शुरू है जहां से बंद की थी। एक बंदा जो नैब ने अरबों रुपए के ठेकों में लूटमार में निकाला था, उसको उधर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का इंचार्ज बना दिया गया है। क्या क्या बातें करें, यहाँ से हद हो गई है। ये इनवाइट कर रहे हैं मुल्क में ऐसी सूरत जिसका आपको तो समझ नहीं लगेगी कि जिससे एक दिन हुंजा फेरा जाएगा, बिल्कुल, यानी फिर ये सारे रोएंगे। ये हुंजा क्या होता है जरा बता दे, जिनको नहीं समझ में आई, मेरे जैसे लोगों को। कंप्लीट स्वीप। अच्छा, झाड़ू, ठीक है, चले ब्रेक पे जाते, वापस आएंगे, फिर क्रिंग नोट होगा चौधरी साहब हमारा। वेलकम बैक। इस दौरान जो मौजूदा हुकूमत है वो बड़ी तेजी से कानून साजी कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर नैब के हवाले से बात करें तो उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सवालात उठ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोला कि भाई इसके जो साफ जो बेनिफिशरीज हैं वो इस वक्त शरीफ खानदान है। NRO 2 बाकायदा पार्लियामेंट के जरिए इस खानदान को दिया गया है। नैब लॉ में अमेंडमेंट्स की हैं, 24 अमेंडमेंट्स मनोवन वही हैं जो हमें पेश की गई थी। इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन A5 का डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब। जो तरमीम की गई है सेक्शन 14 में, उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब। खैर, अब जिस पे केसेस बनने उसको क्या सजा होनी है, मुराद अली शाह साहब ने तो आज साफ साफ बता दिया कि भाई जो केसेस बनाएगा अगर तो 5 साल अब सजा उसे होगी। नियति वाला ये केस भी साबित होगा और अब लॉ के अंदर अभी वो लॉ बनानी है, इंशाल्लाह असेंट हो जाएगी उसकी जब भी सदर साहब करते हैं। ये MLFID के बाद नैब के अफसरान जो इसमें मुलविस हैं उनको 5 साल की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकती है, और इस केस में इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जी चौधरी साहब, अब जो अफसर केस बनाएगा ना सजा उसे होगी। तो आपको मुबारक हो, मुल्क में तब्दीली आई है और अच्छी रवायात का आगाज हुआ है और जिनके खिलाफ मुकदमे हैं उन्हीं को ऊपर बिठाया जा रहा है और नैब से और FIA से और तमाम अदारों से, यानी लूट मार करने वालों का, उनसे रिकवरी का, उनको पकड़ने का, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाने का सब खत्म हो रहा है। इसीलिए मैं क्या सी कि इसे झाड़ू फिरेगा, हुंजा फिरेगा और फिर एक लाइन खींच दी जाएगी कि जो करेगा वो भरेगा। और तो फिर कैसे होगा ऐसा? ये अब करना हुंजा कैसे फिरेगा चौधरी साहब? जी ये हुंजा फिरेगा कैसे? चूंकि मैंने सीख लिया लफ्ज तो मैं भी जरा इस्तेमाल करना चाह रही थी ना आपसे सवाल पूछ के। हुंजा आपको अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जज, और मैंने बड़ी दफा कहा है कि यानी ये जो उमर अताब बंदयाल एक दीनदार और एक दयानतदार जज है और उनकी अक्सरियत ही ऐसी है, जाजो लहसन हो, मज़ाहिर नकवी हो, मनीब हो, फला मैं काफी नाम ले सकता हूँ, लेकिन उनको एक्ट करना होगा जैसे उस रात ऑर्डर्स दिए और इंतजामिया ने उसको फ्लाउट किया, उनको तौहीन अदालत में अंदर करना पड़ेगा, फिर लोगों को अकल आएगी। चॉइस वो क्या बताते थे कि भाई वो कोई $9 अरब खा लिए पता नहीं किन मंसूबों के ऊपर, यही बताते थे ना। मैं कह रहा हूँ मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, 1-2 और भी थे, अभी मैं कोई अगर इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे तो फिर मैं आगे जाऊं, तो उन्होंने कहा
कि सी पैक के जो पहले इब्तदाई 19 बिलियन डॉलर आया था उसमें से ऑन ग्राउंड 10 बिलियन डॉलर लगा और 9 बिलियन डॉलर जो है इधर के और बाहर के ठेकेदार और सरकारी मुलाजम और सियासी हुकूमतें जो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और पंजाब में शबा इनके लोग खा गए थे। तो मैंने कहा फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको वो चाइनीज कहते हैं कि वी डोंट वांट टू एजिटेट दीज थिंग्स इन पब्लिक, प्राइवेटली हम अपने बंदों को जो जो एविडेंस होगा उनको कैफरे करदाग तक पहुंचाएंगे। आप ना प्राइवेटली पहुंचा रहे हैं और पब्लिकली आपने नैब शैब FIA सारों को बंद कर दिया। चले जॉय साहब, ये पाकिस्तान 9 बिलियन डॉलर 9 बिलियन डॉलर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।